के बाद लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी आई जहाँ पे मुझे मॉर्गन स्टैनले मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। आई क्रैक्ड 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू विद मॉर्गन स्टैनले and got placed there as a back-end automation engineer. Like Morgan Stanley gives more than 18 to 20 lakhs of package. Microsoft का मैंने सुना है कि उन्होंने IITs और NITs में 45 lakhs LPA कर दिया एज अ स्टार्टिंग पैकेज। जावा डेवलपर्स हो गए या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, माय सैलरी इज एज कंपेरेबल टू देम। मुझे ऐसा लगता है, मैंने 2 सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम किया हुआ है। प्रोडक्ट बेस्ड का काम मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हाइक दिया ना मुझे 50-60%, बस अब करंट कंपनी में रिजाइन रखो, मुझे जाना है। वी डोंट थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। जो सिलेक्शन होता है रेज्यूमेस का, वो मैनुअल प्रोसेस नहीं है। अभी एक एप्लीकेशन है जो कि उसमें से कीवर्ड्स है वो सब देखती है और फिर आपका रेज्यूमे सिलेक्शन में जाता है और फिर एक्चुअल ह्यूमन बीइंग उसको देखता है। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है श्वेता, जिनको 13+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये एक सीनियर मैनेजर भी है। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हाउ टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हमको रेज्यूमे कैसा बनाना चाहिए, हमारा करियर पाथ क्या क्या हो सकता है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखना। तो श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू श्वेता। Hello, thank you, Siddharth, so much for inviting me onto the podcast. And yes, about my introduction, I have 13 years of experience in IT industry और मेरा campus placement हुआ था। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। 13 years back, एमिटी यूनिवर्सिटी was like lower than a 3-tier college, आप ये कह सकते हो, जहाँ पे प्लेसमेंट भी नहीं होते थे मेरे टाइम पे। पर आई वॉज लकी, आई गॉट द कैंपस प्लेसमेंट और फिर उसके बाद मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया। वो मेरा पहला जॉब था। क्योंकि मास हायरिंग्स होती थी तो सब लोगों को ठीक है, अभी आप मास हायरिंग में आए हो तो जो कंपनी डिसाइड करेगी आपको उसमें जाना है। So that is how I landed into testing because 60% of the projects in Accenture are based on testing. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्टिंग में डाल देते हैं। मेरा कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मैंने गेट की भी प्रिपरेशन करी और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मेरा कोडिंग में हमेशा ऐसे इंटरेस्ट रहा है। लेकिन मैंने स्टार्ट अपना टेस्टिंग से ही किया है और बस उसके बाद ऐसा हुआ कि 1 ईयर मैंने एक प्रोजेक्ट में, मैनुअल टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में काम किया एक्सेंचर के अंदर। उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा, श्वेता नहीं, वेयर इज योर कोडिंग स्किल्स। तो फिर मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव किया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो कि एक्सेंचर के थ्रू ही ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 4 साल एक्सेंचर में काम करने के बाद मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया। वहां पे मैंने फिर से 4 years एज अ UI ऑटोमेशन इंजीनियर काम किया और फिर उसके बाद लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे मुझे मॉर्गन स्टैनले मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। आई क्रैक्ड 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू विद मॉर्गन स्टैनले and got placed there as a back-end automation engineer, like which I've never done previous 7 years of my career. So it was completely new, but हर दिन मैंने उस जॉब में कुछ नया सीखा। और 5 साल मॉर्गन स्टैनले में काम करने के बाद फिर मैंने फिर से कंपनी स्विच करी और मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वहां पे मैं टॉक्सिक कल्चर का शिकार हुई। फिर मैंने 6 महीने बाद ही वो कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लिया और उसके बाद अभी जो करंट कंपनी में मैं वहां पे 1.5 साल से एज अ QA मैनेजर की तरह कार्यरत हूँ। मुझे 10 से 12 लोग रिपोर्ट करते हैं और मेरे जो स्किल्स हैं वो मैंने हर तरीके के टूल पे काम किया हुआ है, जैसे कि QC, QTP, पाइथन ऑटोमेशन, कुकुम्बर और विजुअल स्टूडियो टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूजिंग C#। डेटाबेस में मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो डेटाबेस SQL सर्वर, राइटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर्स और बैकएंड टेस्टिंग में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉर्गन स्टैनले के दौरान मैंने 5 साल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम QA
क्योंकि जब आप मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज़ जॉइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो क्यूए के अलावा मैंने वहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर का भी काम किया जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियरिंग कैसे हमारे सर्वर सेटअप होते हैं, माइग्रेशन कैसे होता है। क्यूए के लिए जो एनवायरनमेंट्स मेंटेन होते हैं लाइक प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स किस तरीके से मेंटेन होते हैं, सर्विसेज कैसे रन करती है, कौन से मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट अप है, डाउन है। तो वो सारा काम भी मैंने किया हुआ है 5 साल तक मॉर्गन स्टैनली में। सो येस आई हैव अ रिच आईटी एक्सपीरियंस और इसके अलावा मैनेजिंग अ टीम, interviewing. My main skill is to take interview or hire the talent for the company. So from past 8 years, I'm into hiring people, training them, and yes, so that is it. Like that's about my introduction. आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो हम लोग आज आपका एक्सपीरियंस ज़रूर यूज़ करेंगे लोगों को हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? जैसे कि आपने बोला कि आपकी फर्स्ट कंपनी एक्सेंचर थी। वही जो पैकेज लगता है, अभी अभी मुझे लेटेस्ट का पैकेज नहीं पता है फ्रेशर्स का, पर सर्विस बेस्ड कंपनी में वो टाइम पे 3.25 वाज माय स्टार्टिंग पैकेज। या आज भी वही नॉर्म चल रहा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ओके। बट वही है कि प्रोडक्ट बेस्ड लाइक मॉर्गन स्टैनले, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल दे आर गिविंग फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा, लाइक मॉर्गन स्टैनले गिव्स मोर देन 18 टू 20 lakhs ऑफ पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट का मैंने सुना है कि उन्होंने आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में 45 lakhs एलपीए कर दिया एज़ अ स्टार्टिंग पैकेज। सो आई थिंक या देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सर्विस ऑफरिंग्स एंड अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑफरिंग्स। करेक्ट है। तो जैसे कि आपने 13 इयर्स एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यूए में ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, क्यूए में रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बहुत सारे डेवलपर्स को भी जानती हूँ, या डेटा साइंस इंजीनियर्स हो गए, जावा डेवलपर्स हो गए, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। माय सैलरी इज़ एज़ कंपैरेबल टू देम। सो इट्स नॉट लाइक बहुत लोग हम मतलब मेरी शायद उनसे ज़्यादा भी आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों से। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना करियर पाथ कैसे लेकर के जा रहे हो, आपने अपने आप को कितना इवॉल्व किया है, आपने किन-किन टाइप के रोल्स में काम किया और आप कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। तो आपका सैलरी जो है वो बहुत ही पर्सनल मैटर है रेदर देन अ टेक्नोलॉजिकल मैटर। So it has nothing to do with a QA dev or data science or like that, but it's more about the evolution in the process. करेक्ट है। तो जैसे कि आपने बोला कि करियर पाथ पे डिपेंड करता है सैलरी, तो सपोज एक क्यूए है बिटवीन 5 टू 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? वो क्या-क्या करियर पाथ फॉलो कर सकता ओके, सबसे पहले तो क्यूए के अंदर ही क्या-क्या करियर पाथ्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्टक हो जाते हैं। सपोज़ अगर मैंने क्यूटीपी पे काम किया हुआ है, तो आई थिंक दैट आई एम ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्यूटीपी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और क्यूटीपी बेस्ड कंपनीज़ लाइक दैट। पर ऐसा नहीं है, अगर आपको क्यूटीपी का अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, सपोज़ कोई सी भी एक लैंग्वेज और टूल हो गई ऑटोमेशन का, आप किसी भी ऑटोमेशन टूल के पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सेलेनियम हो गया, या विजुअल स्टूडियो टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, टेस्ट एनजी हो गया, तो यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फ्रेमवर्क और टूल्स व्हिच कंपनी इज आस्किंग फॉर। तो अपने विथिन क्यूए अपने स्कोप को बढ़ाइए, अ, बाकी और टेक्नोलॉजीज और टूल्स पे भी काम करिए जिस पे आपने आज तक किया हुआ है। उसके बाद आई थिंक डेटाबेस इज़ अ गुड स्किल, वो एज़ अ क्यूए आनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अगर आपको सिर्फ एज़ अ मैनुअल टेस्टर भी ले रही है, तो उनका ये नहीं होगा कि वो उनको सिर्फ मैनुअली चाहिए होगा। इट वुड बी लाइक ऑटोमेशन भी चाहिए, मतलब टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, आपकी कोडिंग स्किल्स भी चाहिए, डेटाबेस स्किल्स भी चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि क्यूए के अंदर अपने स्कोप को बढ़ाइए, उसको लिमिटेड मत रखिए कोई एक टूल तक या एक टेक्नोलॉजी तक।
उसमें भी अपने हैंड्स ऑन आप वैरायटी ऑफ थिंग्स में ट्राई कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, पढ़िए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, चाहे वो आपका एपीआई टेस्टिंग हो गया, अभी कितने सारे टाइप्स के टेस्टिंग चल रहे हैं, सो वन शुड बी अवेयर ऑफ दैट, देन दे विल गेट रियली गुड अपॉर्चुनिटीज। अगर अब आपको क्यूए से ही ट्रांजिशन करना है कि आपने हर टाइप का क्यूए कर लिया, आपने ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन भी कर लिया, बैक एंड ऑटोमेशन भी कर लिया, मैनुअल भी कर लिया, उसमें लीड रोल भी कर लिया, मैनेजरियल रोल भी कर लिया, तो फिर और क्या अपॉर्चुनिटीज बचती है। खैर हम लीड और मैनेजर पे भी आएंगे, पर थोड़ा बाद में। तो अगर एक क्यूए है वो ट्रांजिशन कर सकता है एक डेवऑप्स रोल में, जो कि टेक्निकल रोल होता है। तो अगर आपको मन है कि यार मैं टेक्निकलिटी सीखूं, ये गिट कैसे, ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कैसे हो रही है, सर्विसेज कैसे काम कर रही है, एनवायरमेंट्स प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन के कैसे काम करें, मुझे भी मेरा छोटा छोटा कोड डालने का प्रोडक्शन में जैसे डेवलपर्स को मौका मिलता है, मुझे भी डिप्लॉयमेंट का मौका मिले। मैं कैसे ये हमेशा कॉल में बैठ के सुनते रहता हूँ कि यार डिप्लॉयमेंट चल रहा है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है, आई ऑल्सो वांट टू डिप्लॉय माय कोड, देन फॉर दोज पीपल DevOps इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो टेक्निकल है, वो आपको पूरे सिस्टम की पता चल जाएंगी। तो DevOps बहुत अच्छा रोल है। आप कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं क्यूए से DevOps रोल में, आप इंटरनल टू द कंपनी भी ट्रांजिशन कर सकते हैं अपने मैनेजर से बात करके। तो आपको पहले वो शोकेस करना पड़ेगा अपने खुद के प्रोजेक्ट में। तो आप छोटी-छोटी सी स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करिए। सपोज़ आपकी कंपनी में पाइथन यूज़ होता है, तो आप पाइथन में छोटे-छोटे टूल्स लिख सकते हैं, जो कि कुछ भी मॉनिटरिंग हो गया, आर्काइविंग हो गया, कोई लॉग फाइल्स हैं, वो ऑटोमैटिक आर्काइव नहीं होती है, तो आप उसका एक छोटा-सा पाइथन में टूल बना करके अपने मैनेजर को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी है, उसको ग्रैब कीजिए, प्रेज़ेंट कीजिए कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पर्टिकुलर रोल में। तो डेवऑप्स एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत टेक्निकल रोल होता है और काफ़ी मज़ा आता है, और क्यूए टू डेवऑप्स ट्रांज़िशन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, एंड वी विल बी कंसिडर्ड एट, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने क्यूए किया हुआ है तो बिल्कुल ही अलग रोल हो गया, तो यू विल नॉट एट ऑल बी कंसिडर्ड। तो ऐसा भी उसमें नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑटोमेशन का आपको नॉलेज है, आपको डिप्लॉयमेंट का है, तो आप कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। सो आप डेवऑप्स इंजीनियर डेफिनिटली यू कैन गेट इनटू। अनदर थिंग इज कि आप डेटा साइंस, सो अभी क्या हो रहा है कि दिस इज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्किल अभी है, वो है डेटा साइंस। मतलब सब लोग मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज जो है इससे प्रॉफिट मेकिंग, और यही फ्यूचर है। जैसे AI/ML इज द फ्यूचर ऑफ IT। So QA can be easily transition to a data science engineers. तो data science engineers में आप क्या कर सकते हैं, जो भी मॉडल्स बनाए हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, आप खुद से भी मॉडल्स बना सकते हैं। उसके लिए आप एक कोर्स कर सकते हैं डेटा साइंस का अच्छी जगह से, अब वो आपको कैंपस प्लेसमेंट दिला सकते हैं। आप खुद से भी अपना बाहर से भी अप्लाई करके एज अ डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर रोल में ट्रांजिशन कर सकते हैं। वहाँ पे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है अभी, तो इट्स अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी करंटली। देन द थर्ड इज बिजनेस एनालिस्ट। अभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टेक्निकल का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, यार हमको कोडिंग नहीं इंटरेस्ट है, तो अभी क्यूए के अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। तो कुछ है जो कि फंक्शनल में, सपोज आप एक पर्टिकुलर एरिया में काफी साल से हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप 5 साल से इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको अभी बहुत अच्छी इंश्योरेंस की नॉलेज हो गई है, तो आप ट्रांजिशन कर सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट विल बी लाइक अ ब्रिज बिटवीन जो आपका रिक्वायरमेंट्स द यूजर एंड द टेक्निकल और द डेवलपर। सो वहां पर जो है आपको थोड़ा टेक्नो फंक्शनल रोल हो गया, बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स भी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ी, प्लस आपका एक करियर भी ट्रांजिशन हो गया। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर आप क्यूए में ही हैं, तो जैसे मेरा जो पाथ रहा है हमेशा ट्रांजिशनिंग, लाइक मैंने मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने डेटाबेस टेस्टिंग किया, उसके बाद मैंने यूआई ऑटोमेशन, देन बैकएंड, देन पाइथन डेवलपमेंट, डेवऑप्स इंजीनियर, finally I get into the role of a lead and a manager, so I'm managing like functional teams, automation teams and DevOps teams. तो आप एज अ लीड या मैनेजर रोल में भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। वहां पे एक डिफरेंट काइंड चैलेंजेस जो हैं, जो आपके रेगुलर या कह सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के जो चैलेंजेस रहते हैं क्यूए में, उससे बिल्कुल डिफरेंट चैलेंजेस आपको एज अ क्यूए मैनेजर रोल में आते हैं।
सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। अभी वही है कि मेरे को सब, या तो मुझे अपनी इंटरनल टीम में प्रमोशन चाहिए या मैं कहीं बाहर मैनेजर रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो आप आज से ही वो अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर देना पड़ेगा, तभी आपको अगले 1 साल या 2 साल में वो रोल ऑफर होगा। सो मैंने कैसे, जैसे मैंने मैनेजर रोल कैसे वो करा, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व माय मैनेजर कि अच्छा वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। मैंने वो सारी चीज़ें सीखी, फिर मैंने मैनेजर रोल के लिए अप्लाई किया। जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने मैनेजर ने अप्लाई करी थी उन सारी सिचुएशंस में, वो सारी चीज़ें मैंने बोल दी। और तो वैसे आपको ऑब्जर्वेशंस अगर आप करेंगे कि कोई बहुत बढ़िया मैनेजर है, उससे स्किल सीखिए और अकाउंटेबिलिटी लीजिए। लाइक 2-3 लोग अपने टीम में फिगर आउट करिए, उनकी हेल्प कीजिए। फिर धीरे-धीरे 1 से 2 लोगों को मैनेज करना शुरू करिए, फिर आपके पास एक बड़ी-बड़ी टीम आती रहेगी। तो आई थिंक देन गोज़ टू अ क्यूए मैनेजर रोल, जहाँ पे आपको एक टीम सक्सेसफुली, लाइक यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर डिलिवरिंग द थिंग्स। अनदर इज़ जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ एजाइल। अगर आपने एजाइल का, तो उसमें जो है क्यूए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दे कैन बी स्क्रम मास्टर्स, दे कैन बी एजाइल कोचेस, दे कैन बी एजाइल डिलीवरी मैनेजर्स। मतलब एंड टू एंड डिलीवरी के लिए यू कैन बी रिस्पांसिबल। So agile is another big area where QAs can, easily they can transform their career, and we have really good opportunities in this area currently available. So yeah. नहीं, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला कि नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग मैनुअल टेस्टिंग में, तो हम लोग को ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो हम लोग कैसे मूव हो सके। जैसे आपने भी मैनेजर को सीख के देखा कि वो क्या करता है, फिर आपने वो अपॉर्चुनिटी ली। तो अपने ऊपर है कि हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग चाहे तो कहाँ से भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला सपोज़ मेरा क्या था कि मुझे सेलेनियम नहीं आता था, लेकिन जितने भी मार्केट में देखते थे, तो अभी बहुत ज़्यादा शेयर है सेलेनियम का। So what I used to do कि यार मुझे इंटरव्यू का कॉल आ जाए, आई यूज्ड टू मॉडिफाई माय जेडी, लाइक माय रिज्यूमे एज़ पर द जेडी, सो दैट आई कैन गेट अ कॉल। सो अपने दिमाग में रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिए कि यार मैं सिर्फ क्यूटीपी ही कर सकती हूँ या मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर टूल ही कर सकती हूँ, क्योंकि बेस तो सबका सेम है। और अगर मैनुअल में भी हो, फिर भी अगर तुम्हें ऑटोमेशन का मन है, तो इंटरव्यूज ऑटोमेशन में दो। अगर कंपनी नहीं आपको, अगर आपकी जो करंट कंपनी है वो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही है ऑटोमेशन में मूव करने का, बाहर से खुद से सीख करके, पढ़ करके, एंड देन स्टार्ट गिविंग दोस इंटरव्यूज। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लिंक्डइन पे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें क्यों कोई लेगा, या ऐसे। मेरे पास, जब मैंने ऑटोमेशन में मूव किया था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर वही है कि वो आपको, जब मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में थी, तो लोग, आसपास के लोग विजुअल स्टूडियो टेस्टिंग फ्रेमवर्क पे, सी शार्प पे दे यूज्ड टू ऑटोमेट। तो मैं कहती थी आई कैन हेल्प विद यू, मतलब मैं आई कैन हेल्प यू, जस्ट गिव मी अ स्मॉल फंक्शन टू राइट, आई विल डू इट फॉर यू। तो वहां पे मुझे कोई रियल ऐसा नहीं था कि मुझे कोई रियल एक्सपीरियंस गेन हो। बट मैं जब इंटरव्यू में जाती थी, तो मैं यही बोलती थी कि मैंने तो काम किया हुआ है, क्योंकि मैं उन लोगों का एक्सपीरियंस यूज करके। आई थिंक वही है कि हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद तो मैंने काम किया ही है ऑटोमेशन में, और हर हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस पीछे का नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप मेहनत करोगे, आप सीखोगे अच्छे से, तो आप कोई से भी रोल आप अच्छे से कर ही सकते हो। सो या। सिर्फ एफर्ट डालना है। आप जैसे कि आपने बताया, करेक्ट, कितने सारे करियर पाथ है क्यूए में, आप किधर भी जा सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, तो राइट। श्वेता, मुझे एक बात बताओ कि अभी आप सीनियर मैनेजर हो और आपको 13 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया। तो आपने अपने करियर में कुछ तो मिस्टेक्स की होगी इनिशियल में या बाद में, जिससे आपको लगा होगा कि अरे यार, मैं अगर ये नहीं करती तो शायद मैं जल्दी सीनियर मैनेजर बन सकती थी। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? एक्चुअली मिस्टेक्स तो ऐसे काफ़ी सारी की हैं, पर मैनेजर उसमें नहीं करी, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी ये सारे रोल्स ले लिए थे। लाइक एट 6 years of experience, I was handling a team of 5 to 6 people. So I have always been ahead in the journey. पर जो मैं मिस्टेक्स बोलना चाहूँगी वो ये है, हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही ऑफर आता है, राइट? मेरे पास कोई कंपनी का ऑफर आया,
मेरे को बस ये लगता है यार इसने हाइक दिया ना मुझे 50-60%, बस अब करंट कंपनी में रिजाइन रखो, मुझे जाना है। वी डोंट थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। सो ऑलवेज इवैल्यूएट कि यार काम कैसा है, नेक्स्ट रोल कैसा है, वो प्रोग्रेसिव है कि नहीं। उसको चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर लेटर, कहीं उसको एक्सेप्ट करने से ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ग्रोथ रुक जाएगा, मेरी लर्निंग रुक जाएगी, राइट? कंपनी का कल्चर कैसा है, किस ये सब मतलब लीव्स कैसे हैं, हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम होम है। वी शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिफोर वी आर स्विचिंग अ कंपनी। बिकॉज ऐसा हो कि स्विच करने के बाद मैं जाऊंगा और मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, मेरा कंफर्ट लेवल जो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आप कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना चाहते हो, आप तभी स्विच कर रहे हो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 360 डिग्री चेंज हो जाए, मैं कर ही ना पाऊँ। तो हाँ, मैंने ये गलती की हुई है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी छोड़ी। तो आई थिंक गिव अ थॉट कि मे बी मनी एट अ पॉइंट डज नॉट मैटर। मैटर इज क्या, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। पैसे तो आपको 1 साल बाद भी उससे ट्रिपल मिल जाएगा, क्योंकि आईटी में वही ट्रेंड है। पर अगर आपकी स्किल्स हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, देन आई थिंक दीज थिंग्स शुड यू शुड कीप इन माइंड। सो दैट इज वन मिस्टेक आई थिंक। द सेकेंड इज कि बिफोर मॉर्गन मैं हमेशा डेप्थ में नहीं जाती थी। बस ऊपर 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 चीजें देख ली। तो डेप्थ में जाना सीखो। और मैंने हमेशा ये देखा कि हमारे खुद के सामने ब्लॉकर है। सपोज कोई ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट है जो फेल हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ आपके सामने होगा। लॉग्स आप कैसे देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम हो आईटी के अंदर, देयर इज अ सोल्यूशन अवेलेबल टू इट। या तो आप खुद से खोज लो, और खुद से ज्यादा टाइम लग रहा है तो बिल्कुल मत खोजो। आसपास 100 लोग होंगे जिन्होंने सेम प्रॉब्लम को फेस किया होगा, उन्हें उनमें से किसी ना किसी को तो आता ही होगा। तो टेक हेल्प फ्रॉम पीपल एट द राइट टाइम, डोंट स्टक। क्योंकि जब जैसे अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगी कि यार इसने कितने लोगों से पूछ के डिलीवरी करी। मेरे को ये चाहिए कि मेरी सक्सेसफुल डिलीवरी, मेरा काम सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है कि नहीं। तो उस पे कंसंट्रेशन रहना चाहिए, सीखने पे कंसंट्रेशन रहना चाहिए। और वही है कि खुद ही स्ट्रगल नहीं करते रहना चाहिए कि बस मैं लगी हुई हूँ अपना, कि वरना पीपल मुझे जज करेंगे, मेरे को शर्म आ रही है हेल्प मांगने से। ये सब आपको हैबिट्स जो है ये पीछे खींचते हैं। तो इनिशियली आई वाज हैविंग दिस कि आई यूज्ड टू शाय कि नहीं यार, मतलब मैं कैसे पूछूं, मैं खुद ही स्ट्रगल, लोग सोचेंगे कि इतने बेवकूफ है, इसको इतना भी नहीं आता है। बट दिस इज लाइक everything is in your head, it's not in the actual world. Everybody asks questions and that is the way to go ahead. So I think yeah, ये सारी चीजें हैं। नहीं, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट भी के नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैकेज देके चले जाते हैं, वो कंपनी के बारे में रिसर्च भी नहीं करते। आजकल तो लिंक्डइन पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी कैसे कर रही है। और जैसे आपने सेकंड पॉइंट बोला कि नॉर्मली क्या होता है, अभी हम लोग सीनियर रिसोर्स हो गए तो हम लोग को थोड़ा जूनियर रिसोर्स को पूछने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग पूछे कि नहीं पूछे। लेकिन अगर आपको सीखना हो तो आप जूनियर से भी सीख सकते हो। करेक्ट करेक्ट राइट। सो हो सकता है जैसे कि अभी मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने 13 years के बाद दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज कम टू अ डेटा साइंस डेवलपमेंट ना। अभी जूनियर को है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। बट यस, दैट पर्सन फील्स हेजिडेंट टू आस्क। आई थिंक वही है कि वो होता है, पर वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गेटिंग आवर वर्क डन रेदर देन yeah. But I think it's with everybody, then we have to overcome our own white doubts. Yeah. तो श्वेता, हम लोग सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है दोनों में से, जैसे हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हाई पैकेज देती है, लेकिन कल्चर वाइज आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेटर है कि सर्विस बेस्ड कंपनी, और क्यों? मुझे ऐसा लगता है, मैंने 2 सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम किया हुआ है। प्रोडक्ट बेस्ड का काम मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे टेक्निकल रोल्स मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, काफी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये भी होता है कि वो वेंडर सिस्टम रहता है। तो जो वो सर्विस बेस्ड को अपना काम दे देते हैं, तो अब आप सोचो जो सर्विस बेस्ड पे काम जाएगा वो उस क्वालिटी का नहीं होगा, तो वो अच्छा अच्छा काम सारा अपने एफटीज फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए रख लेते हैं। और जो मोनोटोनस जॉब रहता है या जो रेपिटेटिव या नॉन मच टेक्निकल वो रहता है, वो उसको आउटसोर्स करते हैं।
तो वही है, फिर आप समझ सकते हो कि अभी सब यही गेम खेल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में भी लोग काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने के 1000 वेंडर्स भी हैं, एक्सेंचर, टीसीएस, ये सब। तो दे कीप द गुड वर्क विथ देम, द मोर टेक्निकल वर्क विथ देम, एंड दे गिव द लेसर टेक्निकल वर्क टू द सर्विस बेस्ड कंपनी। तो हमेशा मेरे को ऐसा फील होता है कि टारगेट हमेशा आपको प्रोडक्ट बेस्ड का रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं हूँ सर्विस बेस में तो उसके लिए कोई नेगेटिविटी है, ऐसा वहां पे भी आप बहुत बेस्ट करके लैडर ऊपर चढ़ सकते हो, वो भी करो। लेकिन अगर स्विच करने का या चांसेस है तो एक प्रोडक्ट बेस को हमेशा अपने माइंड में या टारगेट में रखो, क्योंकि फैसिलिटीज हो गई, आपके बोनस हो गए, या फिर जो जितना ख्याल आपके एम्प्लॉयज का एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रखती है, आई थिंक दैट उतना सब नहीं होता। जैसे एन एग्जाम्पल लाइक नंबर ऑफ लीव्स, सो प्रोडक्ट बेस्ड हैव लाइक दे गिव कि भाई जो कोई आपको मार्किंग ही नहीं करनी होती सिस्टम में जाके कि मैंने आज छुट्टी ली कि कल छुट्टी ली। सो देयर आर एन नंबर ऑफ लीव्स, राइट? तो ये सब बेनिफिट्स मुझे लगता है काफी ज्यादा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। जैसे आई वाज विद माइक्रोसॉफ्ट और विद मॉर्गन स्टैनले, सो ऑल दीज कंपनीज हैव की they pay for the gym of the employee, so there are other facilities as well. So I think प्रोडक्ट बेस्ड, लेकिन काम बहुत तगड़ा होता है उनका, काम ज्यादा भी होता है, एनवायरनमेंट बहुत एग्रेसिव होता है। तो अगर आपको थोड़ी चिल लाइफ जीनी है या थोड़ा जैसा चल रहा है वैसे चलाना है तो सर्विस बेस्ड। लेकिन अगर आपका ऐसा करियर का पॉइंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम सीखना है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है आपके अंदर भी, then you should definitely give a try for a product based company. और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा अपनापन भी लगता है ना कि अपना प्रोडक्ट है। हाँ, कह सकते हैं, पर मतलब वहां पे लोगों का जो माइंडसेट रहता है ना वो बहुत अलग रहता है, काफी एग्रेसिव रहता है, मैंने देखा है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड। सो या तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है, जैसे आपने बोला कि आपने 7 राउंड दिए थे मॉर्गन स्टैनली के लिए, तो हम लोग उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको अच्छे से देखना है। वो लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड जो है वो बेसिक्स पे बहुत ज्यादा, मतलब आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप जैसे ऑटोमेशन के लिए या टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपका सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे बैंक्स हैं आपके जितने भी, मॉर्गन स्टैनले, सिटी, जेपी मॉर्गन, ये सब लिनक्स, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। तो क्या आपका वो मैचिंग क्राइटेरिया, तो लिनक्स पे अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। फिर उसके बाद डेटाबेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी यू आर गिविंग अ इंटरव्यू, डेटाबेस के क्वेरीज तो आपको आने ही चाहिए। तो आई थिंक डेटाबेस को डेफिनेटली उसका कॉन्सेप्ट्स, जॉइंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, सिलेक्ट क्वेरीज के, और जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं डेटाबेस के, वो सब आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। थर्ड चीज है कि आपका कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, और आप उसमें बेसिक प्रोग्राम्स बना पाओ। जैसे बेसिक प्रोग्राम्स कुड बी लाइक पैलिंड्रोम नंबर, फाइंडिंग अ पैलिंड्रोम नंबर, फैक्टोरियल्स, या रिकर्शन फंक्शंस लिखना, या जो आपके बेसिक वही है मल्टीप्लाइंग टू एरेज। सो ये सारी जो बेसिक प्रोग्राम्स रहते हैं वो आपको आनी चाहिए। स्ट्रिंग के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्ट्रिंग्स के रिवर्स नेम और ये सारी चीजें, तो ये बहुत अच्छे से आपको, ताकि आप इंटरव्यू के अंदर कोड कर पाओ। तो मैं जब अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करती थी, क्योंकि हमारे जैसे उस टाइम पर मेरा डे टू डे काम नहीं था कोडिंग का, तो मैं हैकेथॉन पर 1 घंटा जा करके प्रैक्टिस करती थी। सो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग ऑन द कोडिंग टूल्स फॉर एन आवर, कि आपको बेसिक्स तो आए ही। तो आई थिंक बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एज अ मैनेजर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती हूँ कि कम्युनिकेशन आपके क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत रिवर्क हो जाता है, स्पेशली इन आईटी की, यार मैंने आपकी बात नहीं समझी, मैंने कुछ और इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ का कुछ ही हो गया, और फिर दैट हैज टू रिवर्क। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा कहती हूँ, और 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन कभी मत दो, कम से कम 10 मिनट इंट्रोडक्शन में बोलो कि यार 11वें मिनट वो
क्वेश्चन पूछने से पहले सोचे कि यार इसको मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। तो अपना इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें दिखाओ कि आप मेरे को कोई सा भी प्रॉब्लम दे दो, आई हैव द एबिलिटी टू सॉल्व, भले ही वो प्रॉब्लम मेरे पास पहले नहीं आया होगा। तो एग्जाम्पल्स दो कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है, मैंने ये सजेशन दिया, फिर इसको इम्प्लीमेंट करा। ये सब अपने इंट्रोडक्शन में आपको बोलना है। जैसे व्हेन आई वाज लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेंचर, और मैंने जब मैं उस टाइम पे इंटरव्यूज दे रही थी, तो मैंने एक बहुत छोटी सी चीज करी थी कि हम लोग मैनुअली सबके बिलिंग्स वो कर देते कि यार ये इंसान आया, इतने घंटे आया, इस दिन छुट्टी ली, 8 आवर की बिलिंग में से 4 घंटे नहीं था, तो माइक्रोसॉफ्ट विल नॉट बी पेइंग अस फॉर 4 आवर्स ऑफ बिलिंग। सो इसको मैंने मैक्रोज में, उस टाइम पे मुझे कोई और लैंग्वेज मतलब मेरे पास एक्सेस में, मैंने मैक्रोज बनाया था इसका और उस चीज को ऑटोमेट किया था। तो मैंने ये जाकर के बोलती थी मैं इंटरव्यूज की, मैंने मैक्रोज बनाया हुआ है, ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और एक ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी कि जहां पे भी प्रॉब्लम दिखती है ना, मैं जाकर के उसको, मेरे को है कि भाई मैं सॉल्व करने का मुझे बहुत एक वो है। तो ये सब चीजें जब आप दिखाते हो ना कि तो सामने वाले को लगता है कि या मैं उसको कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम दे दूं तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एबल टू सॉल्व। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लेना है इंटरव्यूअर का कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोई एक कॉन्सेप्ट है विच यू आर नॉट रिमेम्बरिंग, यू टेल देम 10 अदर कॉन्सेप्ट्स कि यार ये सब मुझे आता है और मैंने ये इस टाइप के ऑलरेडी प्रोग्राम्स पे काम किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये भी मैं पढ़ के कर ही लूंगी। मतलब ऐसा सब आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है इंटरव्यू का। तो आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट कि यू आर स्पेंडिंग एन आवर और 2 आवर इन रीडिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस। और आजकल तो यूट्यूब में कितने सारे मॉक इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसको देखो और मॉक इंटरव्यूज दो। किसी को अगर मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी हो, मुझे कंसल्ट कर लो लिंक्डइन पे, आई टेक मॉक इंटरव्यूज। तो मॉक इंटरव्यूज दो, देखो, और उसके बाद जब इंटरव्यू है तो बी कॉन्फिडेंट और शो देम योर रियल पर्सनालिटी कि भाई बहुत हमें है, क्योंकि पैशन है तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पा रहे हो, तभी आपने इतना अप्लाई करा है। तो जस्ट ट्रांसफर दैट एनर्जी टू द इंटरव्यूअर। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जैसे आपके कि आपने स्किल्स में ना थोड़ा इधर उधर भी होगा ना, तो इंटरव्यूअर कंसिडर कर लेगा कि भाई बाकी चीजें तो ऐसा। जैसे कि आपने बोला कि आप इंटरव्यूज भी लेते हो ना, तो नॉर्मली जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, तो और भी कुछ चीजें आप देखते हो कि हाँ ये कैंडिडेट में अगर ये सब है तो मैं इसको हायर कर लूंगी? हाँ, जैसे मैंने बोला कि सपोज सिर्फ काम तक ही अपने सीमित नहीं हो, आपने बाकी भी चीजें करी हुई है, आपने और भी कोशिशें की है यार कि चलो मेरे को ये पर्टिकुलर टूल नहीं आता था, पर मैंने मेरे बगल में किसी कोई सीख रहा है, या दूसरे टीम्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे एक इंटरव्यू में मेरे को 2 लोगों में चॉइस करनी थी बेसिकली। सो एक लड़की ने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया था, एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एकदम वैसा वाला। पर जब मैंने दूसरे बंदे का इंटरव्यू लिया सेम पोजीशन के लिए, तो मुझे उसके अंदर एक्स फैक्टर दिखा। एक्स फैक्टर ये था यार, ऐसे अपना रास्ता बनाना, या आपको दूसरे लोग भी आकर के कंसल्ट कर रहे हैं, उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए कि यार ये ऐसे प्रॉब्लम थे और मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। फिर दूसरे टीम्स को, तो ये सब हमारे दिमाग में बहुत रजिस्टर हो जाता है कि एक है लाइन बाय लाइन या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और एक है यार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेली बेसिस में वो ऐसा काम नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वर्क डज नॉट वर्क। एक मतलब एक काम को करने के लिए 100 चीजें होंगी। जैसे एक एग्जांपल, व्हेन आई वाज विथ मॉर्गन, तो मैं डिप्लॉयमेंट्स करती थी। अभी डिप्लॉयमेंट में एक बार क्या हो गया कि एक ऑटोसिस जॉब डिप्लॉय ही नहीं हो रहा था। तो लेकिन हम लोग को डेडलाइन होती थी कि मार्केट, यूएस मार्केट आ पाए उससे पहले पहले आपको सब कुछ प्रोडक्शन पे चला करके देना है। तो 1.5 डे आई डिडंट स्लेप्ट, आई कॉल्ड 15 टीम्स, जिन मतलब क्या होता है, सपोर्ट की टीम्स होती है, उनसे आप डेली तो बात करते नहीं हो, नंबर्स दे रखे होते हैं वेबसाइट पे, उनको कॉल मिला मिला करके डेटाबेस के इश्यूज रिजॉल्व कराना, इस सर्विस को आप करना, उसको आप करना। तो मेरा तो काम हो चुका था उससे पहले, अभी सिर्फ फॉलो अप्स और ये सारी चीजें एक ओनरशिप का काम था। तो वो मैं लेकर के मैंने सक्सेसफुली डिप्लॉय कराया।
अभी ये स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, नहीं हो रहा, लोग छोड़ कर के बैठ जाते हैं या मैनेजर को बोल देंगे, "भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं जानता।" तो ये एटीट्यूड काम नहीं आएगा। तो आपको एग्ज़ाम्पल्स इस तरीके के देने पड़ेंगे कि यार ये सिचुएशन थी और मैंने इस तरीके से किया। तो येस, आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये तो नॉर्मली इंटरव्यू का पार्ट हो गया, लेकिन उसके पहले आप रेज्यूमे भी देखते रहोगे कि हाँ, ये सब रेज्यूमेस आए। तो हमको अपना रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए ताकि हम लोग पहले शॉर्टलिस्ट हो सके इंटरव्यू के लिए? करेक्ट। सो बेसिकली अभी क्या हो गया है, जैसे एटीएस मतलब आजकल जो फर्स्ट राउंड ऑफ क्या बोलते हैं सिलेक्शन होता है रेज्यूमेस का, वो मैनुअल प्रोसेस नहीं है। अभी एक एप्लीकेशन है जो कि उसमें से कीवर्ड्स है, वो सब देखती है और फिर आपका रेज्यूमे सिलेक्शन में जाता है और फिर एक्चुअल ह्यूमन बीइंग उसको देखता है। तो सबसे पहले पहले आपका वो एप्लीकेशन कंप्लायंट रेज्यूमे होना चाहिए। तो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिस तरीके से आप अपने रेज्यूमेस को वैसा कंप्लायंट बना सकते हैं। उसमें कीवर्ड्स डालिए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, सो दैट योर सीवी गेट्स सिलेक्टेड। मैंने अपना रेज्यूमे अभी फिलहाल, हमेशा तो मैंने खुद से ही बनाया, पर फॉर फर्स्ट टाइम लाइक 12 इयर्स एक्सपीरियंस में जब मैंने स्विच किया तो मैंने एक like I have given it to a professional writer to create my resume. So yeah, so I think you can take the help of the paid services as well to create your resume, but give a good amount of time and thought and add the keywords. You can do a Google search कि यार ये particular अगर job role है तो किस type के keywords मेरे resume में होने चाहिए। और आपका जब सेकंड राउंड के लिए इवन ह्यूमन स्कैनिंग के लिए भी जाए, तो जैसे हम लोग तो बहुत ज्यादा सब मतलब कंपनी नेम्स पे बहुत ज्यादा, अगर आपने कोई ब्रांड के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है, इवन इट कुड बी एक्सेंचर और एनीथिंग, सो मेंशन दोस ब्रांड्स। तो अभी जैसे करंट रेज्यूमे में मैंने ऊपर ही सारे, जैसे टेक महिंद्रा है, एक्सेंचर है, मॉर्गन स्टैनले, सो आई मेंशन दोस ब्रांड नेम्स एट द टॉप ऑफ माय रेज्यूमे। ठीक है। फिर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, आपने क्या डिग्री की है, लाइक what are the certifications you have done, what is your degree, what type of roles have you played, and what kind of work have you done. So I think 1-2 pages के अंदर अंदर आपका एक ऐसा रेज्यूमे होना चाहिए जिसके अंदर सारी रिक्वायर्ड और अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन आपने उसमें मेंशन की हुई हो, जिसमें इंटरव्यू सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो आप, और ये भी है, अभी मैंने एक वो देखा था, लिंक्डइन पे एक रील देखी थी, बेसिकली जिसमें ये था कि आप क्या कहते हैं, अपना एआई के थ्रू अपना रेज्यूमे डेवलप कर सकते हो। तो चैट जीपीटी पे आप डिस्क्रिप्शन दो, अपना रेज्यूमे डालो और वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको आपका रेज्यूमे बना करके दे देगा। सो आई थिंक वी शुड बी डेफिनेटली यूटिलाइजिंग सच थिंग्स। तो इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग, बट इट्स डेफिनेटली जहां पर भी आपको ये कि यार मुझे ये तो चाहिए ही, वहां पर आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिए। सो या मुझे लगता है कि लोग क्या गलती करते हैं कि जितने सारे जॉब्स होते हैं ना, सब जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के और एक ही रेज्यूमे सबको भेज देते हैं। उनको नॉर्मली क्या करना चाहिए कि हर एक जेडी के हिसाब से खुद का रेज्यूमे मॉडिफाई करना चाहिए और फिर भेजना चाहिए ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो सके, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है करेक्ट इतने सारे जॉब्स में अप्लाई करके भी। करेक्ट करेक्ट, यस। तो श्वेता, आप अपना, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपका रीसेंट एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था, तो आप अपने रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं रिगार्डिंग टॉक्सिक वर्क कल्चर? Yes, so I would obviously tell that what is toxic work culture, और मतलब कैसे उसने मुझे इम्पैक्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने एक 13 इयर्स एक्सपीरियंस होने के बावजूद, एक बहुत हाई पैकेज होने के बावजूद, और उस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा था, पोजीशंस थी नहीं, फिर भी मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, फिर भी मैंने कैसे ड्यूरिंग माय गार्डन लीव मैंने कैसे वो अपॉर्चुनिटी ऑफर लिया। तो ये आई थिंक बहुत ही यूजफुल एक्सपीरियंस होगा काफी सारे लोगों के लिए। सो सबसे पहले टॉक्सिक वर्क कल्चर, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर आई थिंक
आईटी में भी आजकल काफी पॉलिटिक्स और टॉक्सिक वर्क कल्चर होने लगा है, तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कि टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर होता क्या है। जब मैं उनको बता रही हूँ, कहते हैं यार ये सब तो हमारे साथ भी हो रहा है। सो बेसिकली लाइक ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट जहाँ पर एक हद से भी ज़्यादा हो कि आपको सब कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना पड़ रहा हो। आप अपनी स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, एक सेट पैटर्न है, यू आर नॉट एन्जॉयिंग दैट सेट पैटर्न, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर सेट पैटर्न। So these all comes under like not a very good culture to work in. ठीक है, मतलब there is a kind of a pressure always on you to deliver something which you are not interested, या फिर वो आपका काम था भी नहीं लेकिन आपको जबरदस्ती वो आपका काम करवाया जा रहा है, जो कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ऑटोमेशन क्यूए ऑटोमेशन में आए हो पर आपको जबरदस्ती फंक्शनल में जो आपको इंटरेस्ट भी ना करता हो। तो ऐसा कोई काम दे दिया जाए जो आपके इंटरेस्ट का ना हो, या बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए, या चीज़ें फ़ोर्स की जाए कि यार जैसे आई एम नॉट ओके विद गोइंग टू 8 AM इन द ऑफिस, लाइक आई फील ओके इफ आई कैन गो एट 10 AM एंड टिल माय थिंग्स आर डन आई कैन बी देयर। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको, लोग सही से बात करें। आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स का सही यूटिलाइज़ेशन जहाँ पर हो सके, आई थिंक ये सारी चीज़ें एक कल्चर को बनाती हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। यू शुड नॉट बी फोर्स्ड लाइक इफ यू आर नॉन स्मोकिंग, नॉन ड्रिंकिंग, देन यू आर फोर्स्ड टू गो टू सच पार्टीज। I don't think so it is required. So once what happened that I left a party which I'm not comfortable at, and my manager got like he got offended that that is the time when people get comfortable and then they reveal the things and all. So I'm like, I don't want to be, मतलब मुझे ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहिए जैसे पी करके जो रेवोल्यूशन है, भाई काम की बात है, काम का करो चलो। तो जो आपके एथिक्स से चीजें मैच ना कर रही हूँ वो आप ना करें। इट कुड बी लाइक सेइंग फॉल्स थिंग्स कि हायर मैनेजमेंट को गलत चीजें बोल दो कि आपका ये हो काम नहीं हो रहा है, बट आप सिर्फ एक गलत पिक्चर दिए जा रहे हो। तो जो भी एथिक्स से आपके मैच ना हो रहा हो वो आई थिंक टॉक्सिक कल्चर फॉर्म करता है, तो उसके हमें अवेयर रहना चाहिए और उसको डील करने के सही तरीके अपने सीनियर मैनेजमेंट से बात करिए, उनको हाईलाइट करिए कि हम ये प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं। सो हमेशा इसका कभी कभार एग्जिस्टिंग कंपनी में सोल्यूशन निकल भी सकता है और कभी कभार नहीं भी निकल सकता है, तो लेकिन हाईलाइट करते रहिए जहाँ पे भी ऐसा सब है। डेफिनेटली जो लोग सही होंगे फर्म के अंदर वो आपको पक्का पक्का सपोर्ट करेंगे। और अब मैं आती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि यार अगर स्लो डाउन है तो कैसे जॉब ढूंढे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कैसे ढूंढे, आपको चेंज करने का मन है आपके एग्जिस्टिंग जॉब के रहते हुए तो कैसे ढूंढे। सो बेसिकली मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे कि मैंने पहले 1 महीने तो जैसे नॉर्मली नौकरी लिंक्डइन वगैरह सब जगह अप्लाई करते मैंने करती रही। मुझे कोई कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, मुझे लिंक्डइन से 2-3 कॉल्स आए, पर लिंक्डइन का काफी कम है एज कम्पेयर टू नौकरी का जो डेटाबेस है, जैसे वहां पे अगर मिलियंस जॉब है तो उस कंपैरिजन रेशियो लिंक्डइन पे काफी कम है नंबर ऑफ जॉब्स का। तो मुझे 2-3-4 कॉल्स लिंक्डइन से आती थी पर मुझे इतना ज्यादा कुछ कॉल्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने फिर नौकरी का पेड सर्विसेज लिए, मैंने अपना रेज्यूमे पूरा डिजाइन करवाया, फिर उसके बाद मैंने नौकरी का पेड सर्विसेज लिए। तो पेड सर्विसेज से क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कोविड के बाद उनका डेटाबेस काफी बड़ा हो गया है, तो जो पेड देते हैं उनका टॉप ऑफ द डीबी में आता है और उनको ज्यादा कॉल्स आने की संभावना बढ़ जाती है। सो प्रीवियस टू दीज 12 years आई हैव नेवर टेकन इवन अ सिंगल पेड सर्विस, पर अभी मुझे लेना पड़ा था तो वो मैंने किया। और फिर उसके बाद मैंने काफी मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, अच्छी प्रेपरेशन की, and then I was basically able to crack a job. So yes, I think paid services has helped me out in this case. So yeah. और आपको कितने टाइम में मिल गया था नेक्स्ट जॉब? मुझे 2.5 months के लाइक मतलब बेसिकली मेरे नोटिस व्हेन आई वाज सर्विंग अ नोटिस, एज आई टोल्ड आई वाज नॉट हैविंग एनी अदर ऑफर इन माय हैंड व्हेन आई केप्ट द रेजिग्नेशन। सो उसके 2.5 months के बाद मुझे मिल गया था। यस।
सो मैं ये कहना चाहती हूँ कितना भी स्लो डाउन हो, कितना भी रिसेशन हो, लेकिन अगर आपके अंदर फायर है यार मुझे चाहिए, तो आपको कहीं से भी यू विल फाइंड द वेज टू फाइंड अ जॉब। सो नेवर गिव योर माइंड अ एक्सक्यूज कि यार आईटी में तो अभी स्लो डाउन चल रहा है, मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी मुझे लगता है वो रियल नहीं है। आपके लिए तो पोजीशन जिसको चेंज करना है, स्विच करना है, उसके लिए पोजीशन हमेशा खुली हुई है। सो या क्योंकि लोग अभी वही बात कर रहे हैं कि थोड़ा मार्केट डाउन है, रिसेशन है, और अभी नई बात भी चल रही है एआई का, कि हमारे जॉब पे एआई का कितना इम्पैक्ट होगा, क्या एआई हमारा जॉब ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप स्किल हो, जैसा आपने बोला, अगर आप में फायर है तो आप किधर ना किधर से कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लोगे। करेक्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार एआई मेरी जॉब ले लेगी, तो एआई को ही अपना जॉब बना लो। लाइक तो आप एआई को, तो मैंने अभी एनरोल, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला है, तो मैंने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करा है, पर मैंने खुद डेटा साइंस इंजीनियरिंग के कोर्स में एनरोल किया है। तो यस, यू कैन डेफिनेटली कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड या नथिंग कैन रिप्लेस द ह्यूमंस, बिकॉज लाइक दैट काइंड ऑफ वो कभी भी एआई नहीं लेके आ सकते। सपोज मैनेजमेंट करना है, 13 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, लाइक आई एम ए क्यूए मैनेजर, मुझे पता है क्या ये कोई टूल आकर के रिप्लेस कर सकते हैं क्या? अगर मेरी टीम ब्लॉक्ड है तो उसको अनब्लॉक कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट? सो या थैंक यू श्वेता, अपना टाइम देने के लिए और मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की, होप इससे लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू वंस अगेन।